तीसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ते हैं बायोमेकेनिक्स ऑफ फूड। तो जैसे कि आपको याद हो कि बून की कुछ प्रॉपर्टीज होती है या ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि एक होती है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक होती है एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब किसी मटेरियल पर, फॉर एग्जांपल चलो ग्लास ले ले या मतलब मेटल्स वगैरह ले ले, तो आप जिस डायरेक्शन पे आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो एक ही रिस्पांस शो करता है, एक ही रिस्पांस शो करता है। जबकि एनआइसोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं कि आप जिस डायरेक्शन, मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन से मतलब इसके मैकेनिकल चेंजेस लेके आते हैं तो वो डिफरेंट रिस्पांस शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। आइसो मीन सेम, और तो इसका मतलब होता है कि आप जिस डायरेक्शन से भी इसके फोर्स अप्लाई करें, इसकी डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करें, वही सेम रिस्पांस शो करेगा। जैसे कि स्टील है, स्टील एक आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो हम जिस जिस डायरेक्शन से भी इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पे मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, वही सेम रिस्पांस शो करेगा। लेकिन एनआइसोट्रोपिक वो होते हैं कि आप एक डायरेक्शन से आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक रिस्पांस शो करते हो, दूसरे डायरेक्शन से आप अप्लाई करते हो और अलग अलग रिस्पांस शो करते हो। तो इट शो, तो कहते हैं कि इट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनिसोट्रोपिक मटेरियल इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर हम एक्सल डायरेक्शन से है, मतलब अगर फीमर का एक्सल डायरेक्शन का यंग मॉडुलस ले ले तो वो मुख्तलिफ होगा उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन का उसका यंग मॉडुलस ले ले, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो ले ले, वो डिफरेंट होगा फिर। इस तरह अगर कापर का हर डायरेक्शन से अगर हम यंग मॉडुलस ले ले, सॉरी स्टील का, तो वो एक जैसे आएगा, तो इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। कहते हैं कि बूंद जो है वुड में एक स्पेशल आइसोट्रोपिक मटेरियल है, जैसा कि वुड वुड एक एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है कि आप मतलब वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में आपको मुख्तलिफ रिस्पांस शो करेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसी तरह फिर एनाइसोट्रोपिक में एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक ये एक स्पेशल केस है एनाइसोट्रोपिक में कि हम तीन डायरेक्शन में अगर किसी मटेरियल का वो मैकेनिकल उसका रिस्पांस लेना चाहते हैं, तो वो तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट जो है वो रिस्पांस देगा, ठीक है ना। कहते हैं कि although the property of boon are different in longitudinal and transverse direction, different है, it may not make any difference which transverse direction is chosen, so the property are nearly the same in all direction within the transverse। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसवर्सली ऑर्थोट्रोपिक। ये एक अनआइसोट्रोपिक मटेरियल का एक स्पेशल टाइप है कि जिसमें आप मतलब तीन डायरेक्शन रहते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में आपको एक डिफरेंट रिस्पांस को शो करते हैं, मटेरियल डिफरेंट रिस्पांस शो करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसके बाद आते हैं हम बायोमैकेनिकल बिहेवियर या बून की तरफ। तो बायोमैकेनिकल बिहेवियर को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हम जहन में रखते हुए इसकी बेसिस पे पर जो बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है या बायोमैकेनिकल बिहेवियर ऑफ बून जो है वो स्टडी करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो द फॉलोइंग जो चीजें है, ये अगर हम कंसिडर कर ले, ये चीजें जो है बून की जो बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक जो है इट्स ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कि बून का जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह है, ठीक है। फिर जब हम बून पे लोड अप्लाई करते हैं तो लोड किस डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं, द लोडिंग मूड अप्लाई, हम किस मूड के साथ जो है बून पे जो है लोड अप्लाई करते हैं या बून की किस मूड में लोड जो है वो पड़ते हैं, तो वो डिफरेंट बायोमैकेनिकल बिहेवियर फिर शो करेगा। इस तरह डायरेक्शन आप लोडिंग पे भी डिपेंड करते हैं, किस डायरेक्शन पे आप लोड अप्लाई करते हैं, और रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करते हैं कि किस रेट के साथ आप जो है लोड अप्लाई करते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, आप कितनी दफा जो है कितने टाइम जो है आप लोड अप्लाई करते हैं या एक ही लोड अप्लाई करते हैं,
ये जो चीजें हैं दीज और मैकेनिकल बिहेवियर, ये जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एनवायरनमेंट, इन चीजों से इन चीजों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायोमैकेनिकल बिहेवियर। अच्छा, अब देखिए, अ, अगर बूंद पे कुछ फोर्सेस आते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये जो पहले वाला है, दिस इज अनलोडेड, द वन इज अनलोडेड। सर मैंने कभी क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, बस अभी बस नई नई चीज है, खैर। बाय मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ बूंद, अब आते हैं बूंद पे कौन कौन से मैकेनिकल लोड आते हैं। तो एक होते हैं टेंशन, टेंसाइल फोर्सेस, पुलिंग फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं पुलिंग फोर्सेस। तो ऐसे कुछ फोर्सेस होंगे बूंद पे जो बूंद को पुल करते हैं, उसको टेंसाइल फोर्सेस हम कहते हैं। एक को हम कहते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। कभी कभार जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी बोन्स होंगे बॉडी में जिसपे जिन पर कंप्रेशन फोर्सेस ज्यादा होंगे। कौन से फोर्सेस? कंप्रेशन फोर्सेस। कई जगह पे बोन की जो है बेंडिंग फोर्सेस, बेंडिंग मतलब बोन को बेंड करता है, ऐसे फोर्सेस होंगे जो बोन को बेंड करने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पे शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्सेस मतलब बोन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, शेयर फोर्सेस को हम कहते हैं। और कहीं भी मतलब ऐसे फोर्सेस होंगे, ऐसे लोड होंगे जो बूंद को क्या करेगा, टॉर्जनल फोर्सेस होंगे, टॉर्जन ट्विस्टिंग द बूंद, उनको ट्विस्ट करेगा। और कहीं पे जो है कंबाइंड लोडिंग, तो ये सारी कंप्रेशन भी होगी, बेंडिंग भी होगी, शेयरिंग फोर्सेस भी होगी, टेंशन भी होगी। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड लोडिंग इसको कहते हैं, कंबाइंड लोडिंग या कंबाइंड। अब एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किस बूंद पे कौन सा फोर्स जो है वो लगता है और इसके रिजल्ट में क्या होता है। तो पहले जो है टेंशन, इसको हम टेंसाइल फोर्सेस भी कहते हैं। और कहते हैं कि ये कौन से बूंद में ज्यादातर होते हैं। तो ये ज्यादातर जो कैल्केनियस बूंद होती है, कैल्केनियस बूंद जो होती है, अच्छी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें मेरे, और रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करें, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, मैंने स्टार्ट है। सर आपने अभी स्टार्ट की है। नहीं अभी तो आपने मैंने पूरा लेक्चर ऐसे दिया। खैर है, बस ऐसे वो जनरल सी बात है, खैर है, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ, बस खैर है, कोई बात नहीं, समझ तो आ गई ना। यस सर। अच्छा ठीक है। बेंडिंग फोर्स, अब टाइम कम है इसलिए, ठीक है। अब बेंडिंग फोर्सेस की तरफ आते हैं। इन बेंडिंग लोड्स आर अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चर, यानी इस ऐसे मेथड के साथ बूंद की फोर्सेस आते हैं कि वो क्या करेगा, बूंद को बेंड करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग फोर्सेस। बेंडिंग फोर्सेस में फिर क्या आते हैं, मैं लेट सपोज आप इधर देख लें, आप लोगों ने अगर टार्क पढ़ा हो, टार्क में हम दो बातें करते हैं कि एक मोमेंट आर्म और एक जो है एंगल। तो जितना ही मोमेंट आर्म ज्यादा हो तो क्या होगा शाबाश, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यही बात कहते हैं कि मैग्नीट्यूड जो स्ट्रेस आते हैं बूंद पर, the magnitude of the stress is proportional to their distance from the neutral axis of the, जितना ही ये जो एक्सेस से ये फोर्सेस दूर होंगे, इतना जो है वो मतलब बूंद के जो है बेंडिंग फोर्सेस ज्यादा है। the farther the stresses are from the neutral axis, the higher the magnitude, जितना ये स्ट्रेसेस दूर होंगे न्यूट्रल एक्सिस से, तो उतना ही जो है मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा और बेंडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका एग्जांपल ये है कि a typical 3-point bending fracture is the boot top fracture sustained by skiers in which tibia and fibula are fractured at the top of the boot। कहते हैं कि एग्जांपल हमारे साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस का ये है या बेंडिंग फ्रैक्चर का ये है कि जो बूट टॉप फ्रैक्चर होता है, जिसको हम बूट टॉप फ्रैक्चर कहते हैं, जो स्काइयर होते हैं, इनका जो टिप ऑफ जो टिबिया और फेबुला दोनों जो है टॉप ऑफ द बूट पे वहाँ पे फ्रैक्चर इनकी हो जाती है, 3-point बेंडिंग फ्रैक्चर हो जाती है इसकी। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है बेंडिंग फ्रैक्चर की या बेंडिंग स्ट्रेसेस की। इसकी वजह ये होती है कि बिकॉज द एडल्ट बोन इज वीकर इन टेंशन देन कंप्रेशन। अब ये बात है कि जो एडल्ट बोन होते हैं वो टेंशन में वीक होते हैं देन कंप्रेशन।
तो प्लेयर ऑन द साइड सब्जेक्ट टू टेंशन, तो जिस साइड पे टेंशन ज्यादा होता है, अब ये वुंड तो यंग एडल्ट जो होते हैं इनकी वुंड जो है वो टेंशन के लिए इतने डेवलप नहीं होते, लेकिन कंप्रेशन के लिए वो डेवलप होते हैं। तो जो टेंशन फोर्सेस आते हैं वो तो रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो तो कंपेंसेट नहीं कर सकता, तो इसी वजह से बिकॉज द इमेच्योर वुंड इज मोर डक्टाइल और इट में फेल फर्स्ट इन कंप्रेशन। ये आपके साथ ये बूट टॉप फ्रैक्चर है, ये इसके जो है बेंडिंग फोर्सेस आते हैं और इसका टिबिया और फिबुला दोनों के मतलब क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इस तरह टॉर्जन है, टॉर्जन मैंने बात की कि ट्विस्टिंग फोर्सेस जब आते हैं बून के ट्विस्टिंग फोर्सेस, तो वो क्या करते हैं, वो टॉर्जन ट्रेसेस हम कहते हैं या टॉर्जनल फ्रैक्चर खास करते हैं। टॉर्जन लोड इज अप्लाइड टू स्ट्रक्चर इन एक ऐसे मैनर के साथ जिसमें हम बून को बून जो है ट्विस्ट हो जाती है अबाउट एन एक्सिस, या एक टॉर्क सा प्रोड्यूस होता है, इस स्ट्रक्चर में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो जितना ही द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस आर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, अगेन वही बात होगी, जिस तरह ये तो एक टॉर्जनल फोर्स होती है, टॉर्क किस्म का फोर्स प्रोड्यूस होता है बून स्ट्रक्चर में, तो जितना दूर होता है ये एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस से ये स्ट्रेस जितने दूर होंगे इतनी जो है वो इसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी और टॉर्जनल या ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे और फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। कौन सी बून में मतलब ये टॉर्जनल स्ट्रेसेस या फ्रैक्चर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फ्रैक्चर पैटर्न फॉर द बून लोडेड एंड टॉर्जनल स्ट्रेसेस देयर बून फेल्स टू फर्स्ट इन शेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल क्रैक पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या करते हैं, हमने क्या कि जो बून जो है वो फेल करते हैं, नाकाम हो जाते हैं टू रेजिस्ट द शेयर, शेयर एंड फर्स्ट शेयर इन द बून, जो पहली शेयर आ जाती है बून में तो वो सेकंड क्रैक जो है फिर आसानी से आ जाती है। सेकंड क्रैक यूजुअली फॉर्म्स अलोंग द प्लेन ऑफ द मेसन टेंसाइल स्ट्रेसेस। पहला जो शेयर आ जाता है, पहला जो फ्रैक्चर आ जाते हैं वो शेयर फोर्सेस की वजह से आ जाते हैं, शेयर फ्रैक्चर की वजह से। दूसरा जो होगा फिर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होगा, और इस रिजल्ट जो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक ट्विस्टिंग फ्रैक्चर या एक टॉर्जनल फ्रैक्चर। पहला जो है टेंसाइल, पहला जो है शेयर स्ट्रेस, फिर जो है टेंसाइल। बून जो पहले रिस्पांस में क्या करते हैं, फेल टू शो रेजिस्टेंस टू कंपेंसेट द रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेसेस, देन तो क्या हो जाता है इसमें, इसकी वजह से एक इनिशियल क्रैक बन जाता है। फिर इस तरह क्या हो जाता है, ये पैरेलल होते हैं, ये जो इनिशियल क्रैक जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं बून के, उनकी एक्सिस पे। फिर जो इसके साथ साथ जो है सेकंड जो क्रैक आ जाते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्विस्टिंग इंजरी या टॉर्जनल इंजरी का एक डायग्राम है। कंबाइन लोडिंग, कंबाइन लोडिंग का मतलब ये होता है कि कंबाइन मतलब इनमें से टेंसाइल और स्ट्रेस कंबाइन हो जाते हैं, कंप्रेशन मतलब जो भी मतलब कलेक्टिवली अगर इनमें से दो भी दो तीन या सारे फोर्सेस मिलके लोड अप्लाई हो जाती है बून की, हम कंबाइन लोडिंग होते हैं और ये बहुत कम होती है। बून्स आर constantly subject to multiple intermediate loads in their geometry structure is irregular। तो कंबाइन लोडिंग भी कभी कभार बून्स पे आते हैं और इसके साथ फिर क्या हो जाता है, stress value calculated from Stan Mayer by Carter show that during normal working stresses were compressive during breathe tight, tensile during the transverse and again compressive during the push up। अच्छा अब देखिए, ये एक रिसर्च किया गया है कॉटर ने कि जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं, तो जब हम हील को स्ट्राइक करते हैं, हम हील लगाते हैं जमीन के साथ, तो इस वक्त इस पे क्या कौन से फोर्सेस आते हैं हील पर, कंप्रेसिव फोर्सेस आते हैं। अच्छा फिर जब हम हील को ड्यूरिंग ट्रांसफेस, फिर जब हम पूरी फुट को फ्लैट करते हैं, ठीक है, जमीन पर अपनी फुट को फ्लैट करते हैं, तो इस वक्त इस पर कौन से फोर्सेज होंगे, टेंसाइल फोर्सेज होंगे, मतलब पुलिंग फोर्सेज होंगे बून्स पर, हमारे फुट पर। फिर अगेन जब हम पुशअप करते हैं, मतलब जब हम हील को उठाते हैं पुशअप करते हैं, तो इस वक्त फिर जो है दोबारा कंप्रेसिव फोर्सेस आना शुरू हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है कि कब जो है टेंसाइल फोर्सेस होंगे, कब जो है कंप्रेसिव फोर्सेस। इस तरह shear stresses are relatively high in lateral portion of the jet cycle। जब हम चलते हैं तो इसके लेटर पोर्शन, जब मतलब आखिरी हम जब गेट को कंप्लीट करते हैं, गेट साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इसी दौरान जो है
shear stresses जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी वजह से denoting torsional loading associated with external rotation of the tibia during stance execution. अब ये बात आपको समझ में नहीं क्योंकि आप लोग जो है गेट साइकिल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि गेट में क्या होती है और मतलब हम जब पहली फुट जमीन पे रखते हैं फिर क्या होता है, फिर जमीन से फुट उठाते हैं फिर क्या होता है, हवा में जब पाव होती है वो क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ ये बात कह रहा है कि जब हम को उठा टर्मिनल लोडिंग कब आती है कि जब हमारा टिबिया एक्सटर्नली रोटेट करते हैं ड्यूरिंग स्टांस स्पेस, जब फुट पे जब जमीन पे फुट आ जाती है हमारी तो इस वक्त आपका जो टिबिया होती है वो एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, या जब हम पुश अप करते हैं जमीन से मतलब अपने पाँव को उठाने की कोशिश करते हैं, व्हील को अप करते हैं, इसको हम पुश अप कहते हैं। तो इस वक्त आपका टिबिया एक्सटर्नल रोटेशन में जाती है और इस रोटेशन की वजह से फिर जो है टॉर्जनल लोडिंग आ जाती है। ठीक है, जी स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? नहीं रामला शहजाद, सर आ रहे स्क्रीन में क्या है? सर आप हैं तो पहले स्लाइड्स नहीं अभी खत्म हो गई? सर अभी खत्म हुआ। ठीक है अभी ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि पहले इससे करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा शाहुल समझ आ गई? यस सर।